असलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। आज 14 दिसंबर 2025 है, इतवार का दिन है। मेरे सामने बहुत से इश्यूज़ और टॉपिक्स हैं, लेकिन इन टॉपिक्स और इश्यूज़ पे चलने से पहले मैं चाहता हूँ कि लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट द बिगर पिक्चर। अब से सिर्फ 2 दिन के बाद 16 दिसंबर का तारीखी दिन है, जो पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत स्याह दिन है। और इस दिन की मुनासबत से मेरे ज़हन में एक बड़ा चुभता हुआ मुश्किल किस्म का सवाल उठ रहा है। वो सवाल ये है कि आप में से बहुत से लोग ये कहते हैं, समझते हैं कि अगर इमरान खान नवाज़ शरीफ की तरह पाकिस्तान छोड़ के बरतानिया चले जाते, जेल में ले जाते जहाँ वो 2 बरस और 4 महीने और कई दिन से बैठे हुए हैं, तो शायद हमारी इस किस्म की शऊरी तरक्की ना होती। हमें पाकिस्तान के निज़ाम की, मामलात की इतनी समझ ना आती। मेरे ज़हन में जो छुपता हुआ सवाल है, वो ये है कि क्या सकूत ढाका की जो ट्रेजेडी है, उसके मुकाबले में इमरान खान के 2 साल, 4 महीने और चंद दिन का जेल में चले जाना जो है, ये ज़्यादा बड़ा हादसा है या सकूत ढाका ज़्यादा बड़ा हादसा था? और अगर सकूत ढाका पाकिस्तान की तारीख का ज़्यादा बड़ा हादसा था, तो उससे हमारा शऊरी सफ़र क्या हुआ? हमने शऊरी तौर पे उससे क्या सीखा? अब ज़ाहिर है कि हर शख्स का उसके बारे में एक डिफरेंट व्यू होगा। मुझे कई दफ़ा ये शक गुज़रता है कि ना सिर्फ ये कि अफ़वाज पाकिस्तान ने, बल्कि पाकिस्तान की सिविलियन पॉपुलेशन ने, दानिशवरों ने, लिखने-लिखाने वालों ने, अखबारों वालों ने, मीडिया के लोगों ने, वुकला ने, प्रोफ़ेशनल क्लासेस ने भी सकूत ढाका से कोई खातिर-ख़्वाह किस्म का सबक नहीं सीखा। मुझे ऐसा शक और गुमान गुज़रता है कि सकूत ढाका के अंदर जो एक्चुअल ट्रेजेडी महसूस की गई, वो ये कि हिंदुस्तान की हिंदू फ़ौज के सामने पाकिस्तान की मुसलमान फ़ौज को हथियार डालने पड़ गए और उससे हमारी बहुत बेइज़्ज़ती हुई, ज़िल्लत हुई, ह्यूमिलिएशन हुई, हमारी इज़्ज़त ख़ाक में मिल गई। अगर वहाँ पर कोई 7th फ्लीट चंद दिन पहले पहुँच जाता या अफ़वाज पाकिस्तान ढाका का डिफेंस को 1 हफ़्ता और कर लेती और 7th फ्लीट वहाँ पहुँच जाता और हिंदुस्तान से कोई बेहतर ऐसा सीज़ फायर डील हो जाती कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है वहाँ से उसका इनखला होता, वो प्रिजनर ऑफ वॉर ना बनते, तो शायद सकूत ढाका की सारी फीलिंग जो है पाकिस्तान की तारीख में मुख्तलिफ होती। दिस इज़ सब्जेक्ट टू लॉट ऑफ डिबेट। लेकिन जो एक्चुअल लेसन था सकूत ढाका से सीखने वाला, वो ये था कि वो बंगाली फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तानी जिन्होंने 1906 के अंदर मुस्लिम लीग की बुनियाद डाली, जो कहते थे कि हिंदू साहूकार के साथ, सरमायाकार के साथ, बिजनेसमैन के साथ, जो हिंदू बुर्जुआ था ईस्ट बंगाल का, उसके साथ हमारा गुजारा नहीं है, हमें एक अलग मुल्क चाहिए। हमने जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे, उन्होंने 20-22 बरस में उन बंगालियों का, फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तानियों का इतनी बुरी तरह से इस्तेहसाल किया कि वो ये सोचने लग गए कि हम महकूम हैं, हम एक कॉलोनी हैं, हमारी ज़िंदगियों के ऊपर, हमारे असासों के ऊपर, हमारे रिसोर्सेज़ के ऊपर जो है वेस्ट पाकिस्तानी फ़ौज, ब्यूरोक्रेसी जो है हुकूमत करती है, हमारा इस्तेहसाल हो रहा है, हमें इस पाकिस्तान से निजात चाहिए, हमें एक अलग मुल्क चाहिए। ये था एक्चुअल लेसन। अगर हमने शऊरी तौर पर ये असल चीज़ सीखी होती, तो फिर जो हाल हम अर्स्टवाइल फाटा के लोगों का कर रहे हैं, जो हाल हम बलूचिस्तान का कर रहे हैं, जो हम जनूबी पंजाब के लोगों का कर रहे हैं, जो हम आज़ाद कश्मीर के लोगों का कर रहे हैं, जो हम गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का कर रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर जहाँ कहीं गरीब लोग हैं, जो उनका हम हशर कर रहे हैं, उन कम्युनिटीज़ का, जो हमने कराची के साथ किया, हम ये सारा कुछ ना करते अगर हमने 1971 से सकूत ढाका से राइट लेसन जो हैं वो सीखे होते। और जो शऊरी, जो लोग कहते हैं कि शऊरी तौर पे हम बहुत यानी माशाल्लाह तरक्की कर गए, मैं अभी बहुत सी चीज़ें आपके सामने रखने वाला हूँ कि यूँ कहिए कि अगले 24 घंटे में आपके शऊर का, जो लोग ख़ास करके रावलपिंडी इस्लामाबाद में हैं या रावलपिंडी इस्लामाबाद के करीब हैं, ख़ास करके जो वुकला हैं जिनका लीगल प्रोफेशन से ताल्लुक़ है, उनके शऊर का एक बहुत बड़ा टेस्ट जो है वो अगले 24 घंटे में होने वाला है। लेट मी नाउ कम टू दी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स। अच्छा, डेवलपमेंट्स पे चलने से पहले मैं एक किताब आपको बता दूँ। ये एक नई किताब है, द 10 इक्वेशंस दैट रूल द वर्ल्ड। ये एक मैथमेटिशियन है, डेविड समटर, ये इनकी लिखी हुई एक किताब है। ये किताब ये कहती है कि किस तरह से मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स को आप अपनी ज़िंदगी को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग किताब है, कहने में मैथमेटिक्स से है लेकिन ताल्लुक़ इसका इंसान से है, हमारी ज़िंदगी से है। आप इससे जो लोग अच्छी किताबें पढ़ना चाहते हैं, उनको मैं रिकमेंड करूँगा इस किताब को ज़रूर देखें। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक। अच्छा, अब मूविंग टू द डेवलपमेंट्स। सबसे पहले ये देखिए कि बहुत सी डेवलपमेंट्स हो रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मंडे के दिन में, जो सोमवार का दिन अगला दिन शुरू होगा, उसमें कोहाट में एक बहुत बड़ा जलसा, पावर शो करेगी, जिसमें चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी साहब भी खिताब करेंगे। इसकी अहमियत क्या है? सुहेल आफरीदी साहब क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, उनके ऊपर किस किस्म की तनकीद हो रही है, कुछ मैं वो भी आपके सामने रखूंगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो हैं, एक अनोखा दिन होगा मंडे का, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी अपनी ही अदालत में एक डिफेंडेंट की हैसियत से चीफ जस्टिस के सामने पेश होंगे एक फेक डिग्री केस में। एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसकी अहमियत क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा।
शहबाज शरीफ साहब ने जो आरटी की रशियन टेलीविज़न की स्टोरी थी, उनका जो ट्वीट था, उसे तो उन्होंने मेरे ख़्याल रशियन एम्बेसी की मदद से उन्होंने उसे डिलीट करवा दिया है, उसकी एक्सप्लेनेशन भी एक आ गई है। लेकिन उसकी एक्चुअल सिग्निफिकेंस क्या है, उसका मोरल आउटकम क्या है, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, क्यों शहबाज शरीफ साहब के साथ ये हाल हुआ था तुर्कमेनिस्तान के अंदर, वो भी थोड़ा-सा मैं मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा। और शहबाज शरीफ साहब ने एक तकरीर की है नेशनल इंडस्ट्रियल रिन्यूअल कमीशन के हवाले से। बड़ी बोरिंग किस्म की ये देखने में डेवलपमेंट लगती है, लेकिन मैं इसके अंदर का जो इंटरेस्टिंग पहलू है पाकिस्तान के हवाले से, वो मैं आपके सामने रखूंगा। जहां पर अब एक नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क लाया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होंगे, उनको उनके उनको तंग नहीं कर सकेगी एफआईए, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो और फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू जो है, एफबीआर, उनको तंग नहीं कर सकती। देखने में बहुत खूबसूरत चीज़ लगती, लेकिन इसके अंदर किस किस्म की तल्ख हकीकत जो है वो पिन्हा है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल स्ट्रोक चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस स्ट्रोक फील्ड मार्शल स्ट्रोक आर्मी चीफ जो हैं, जो सब कुछ ही हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब ने गुज़िश्ता 24-36 घंटों में 2 जगहों पे, 3 जगहों पे उनकी एक वो नमूदार हुए। वो गुजरांवाला और सियालकोट के गैरिजन्स में नमूदार हुए, जहाँ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज हर किस्म का खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार है, अंदरूनी भी और बैरूनी भी। अंदरूनी में उनका इशारा जो है वो बहुत हद तक सोशल मीडिया की तरफ है, बयानिए की तरफ है, प्रोपेगेंडे की तरफ है। और दूसरी उनकी जो नमूदारी थी, जो नमूदार हुए, वो कराची में नमूदार हुए, जहाँ नेशनल गेम्स जो हैं पाकिस्तान की, वहाँ पर भी माशाल्लाह पाकिस्तान की अफवाज जो हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा मेडल जो हैं वो जीते हैं। वहाँ वो बिलावल जरदारी और चीफ मिनिस्टर के साथ थे। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने नारोवाल में सियालकोट के करीब तकरीर करते हुए, जिस तरह से पहले हम कह चुके हैं 2 वीलॉग्स में, खाली मैं नहीं कह चुका, दर्जनों और लोग कह चुके हैं, अब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो अकेले नहीं थे। जनरल फैज़ हमीद ने यूनिफॉर्म पहन के, और इमरान खान ने अचकन वास्केट और कोहाटी चप्पल पहन के, वास्केट शलवार कमीज़ और कोहाटी चप्पल सिविलियन ड्रेस में, उन्होंने रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारे और उस फ़ौज जिसने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दे दी है मई में, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने साजिश की। और ये तहकीक का और ये लीगल प्रोसेस है अभी जारी है। दूसरी तरफ से अंसार अब्बासी साहब ने एक बड़ी मानाखेज स्टोरी निकाली है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ ना कोई प्रोब हो रही है, ना कोई प्रोसीडिंग हो रही है। अलबत्ता ये प्रोसीडिंग बहुत जल्दी सिविलियन लोगों को अपने दायरा कार में ले लेगी। उसमें कहा गया कि मीडिया के जो लोग भी साजिश में शामिल थे, उनको भी इसके अंदर शामिल किया जाएगा। खुदा ना खास्ता कौन कौन से मीडिया के लोग हैं जिनको अब इसमें इन्होंने शामिल करना है। तो ये तो सारी डेवलपमेंट्स हैं, ज़ाहिर है इनसे नती बहुत सी और डेवलपमेंट्स हैं। अब आएँ उस सवाल की तरफ जिसको कहते हैं कि शऊरी तौर पर हमने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। जस्टिस सरफराज दोगर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जिन्हें इंपोर्ट किया गया लाहौर से खिलाफ कायदा, खिलाफ रवायत, खिलाफ कन्वेंशन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने के लिए। मकसद था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आपने कंट्रोल करना है, टेम करना है। उन्होंने एक पिटिशन जो है, मेरा ख्याल है मियाँ दाऊद साहब की जो वकील हैं, जो आईएसआई के बहुत करीब समझे जाते हैं, वो हैं, एक और वकील हैं, उनकी पिटिशन उन्होंने समाअत के लिए मंजूर कर ली है। अपने ही बेंच के कुलीग, और ये एक डिविजनल बेंच है, और वो उन्होंने मंजूर की है जनाब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के ख़िलाफ़। और इसकी समाअत मंडे के दिन होगी, जिसमें ये अनोखा दिन होगा जब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जो सरफराज डोगर साहब से बहुत पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूहे रवां हैं, उन्हें सरफराज डोगर के सामने आके अपने आप को डिफेंड करना है इस फेक डिग्री केस के अंदर। ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, मैं आपको याद कराता चला जाऊंगा, छोटे छोटा बता के टुकड़ों और बुलेट पॉइंट्स में, और आपको याद आता चला जाएगा कि कैसे मार्च 2024 के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने, जिसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी भी थे, जिसके अंदर जनाब मोहसिन अख्तर कयानी थे, जिसमें बाबर सत्तार थे, जिसमें सरदार एजाज थे, जिसके अंदर समन रफ़त थी, अगर मैंने सारे नाम कह दिए हैं। उन्होंने एक ख़त लिखा बहुत डिटेल्ड टू द जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे, जिसमें उन्होंने कहा कि कैसे निशानदही की कि किस तरह से पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, आईएसआई और एमआई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जुडिशल वर्क के अंदर इंटरफेयर कर रही। उसमें तफसीलात ये दी गई कि ये इंटरफेयर कैसे कर रही हैं। ये इंटरफेयर कर रही हैं, एक तो उसमें बताया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जस्टिस के एक रिश्तेदार को उठा लिया गया, उनको ज़दुकूब किया गया, टॉर्चर किया गया, उनके नाजुक जिस्म के हिस्सों पे उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया उस जज साहब को ब्लैकमेल करने के लिए। फिर ये बताया गया कैसे जज साहब ने बताया कि उनके बाथरूम्स के अंदर, उनके बेडरूम्स के अंदर सर्वेलेंस का इक्विपमेंट, कैमरास जो हैं लगाए गए हैं। फिर उन्होंने बताया कि कैसे जज साहिबान जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और भी जुडिशरी के हिस्से जो हैं, उन्हें इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस के हवाले से और अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले हासिल करने के लिए उन्हें इंटिमिडेट किया जा रहा है, हरासा किया जा रहा है, उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। और ये वो रेफरेंस था बहुत मशहूर, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस हुई, आपको याद आ गया होगा, उस वक्त काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस से हुआ उसका कुछ नहीं।
फिर जुलाई 2024 के अंदर मिसिंग पर्सन्स के हवाले से ईमान मज़ारी साहिबा एक केस को पैरवी करते हुए लेके आई एक बेंच के सामने, लार्जर बेंच था 3 मेंबर का, जिसमें बलूचिस्तान के हवाले से मिसिंग पर्सन्स का केस था। और इस लार्जर बेंच में इसको लीड तो कर रहे थे, प्रिजाइड कर रहे थे जस्टिस मोहसन अख्तर कयानी, उनके साथ ताहिर अरबाज साहब थे, जस्टिस ताहिर अरबाज मोअज़्ज़ज़। लेकिन उसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो थे, उन्होंने मेन सख्त जारहाना पोजीशन ली अगेंस्ट पाकिस्तान के MI ISI के ख़िलाफ़। और उन्होंने पोजीशन ली कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जैसे ऑफिस ने हमें गारंटी दी थी कि अब ये मिसिंग पर्सन्स का मामला रुक जाएगा, लेकिन वो गारंटी दिए कितने हफ्ते कितने महीने गुजर गए, लेकिन उसके बावजूद ये पाकिस्तान के इदारे जो हैं कि मज़ीद लोगों को मिसिंग करते चले जा रहे हैं। उसके बाद फिर ISI MI को बहुत सी हदायत दी गई और उस वक्त ऐसा लगता था कि ISI MI डिफेंसिव पे हैं, मुश्किल में पड़े हुए थे। वो सारी चीज़ें आपको, आई एम श्योर कि वो तमाम लोग जो वाक़यात को फॉलो करते रहे हैं, आपकी आंखों के सामने ये मनाजर 1 साल कुछ महीने पहले के गुजर जाएंगे। उसके कुछ अरसे के बाद क्या हुआ, उसके कुछ अरसे के बाद जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो हैं, उनके ख़िलाफ़ एक फ़ेक डिग्री केस की, उनकी यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है, कराची यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री जाली है। ये केस मियाँ दाऊद साहब लेके आए, जिनके बारे में मज़ीद तारुफ़ के तौर पे इतना ही कहना बहुत है कि वो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI के केसेस अक्सर लेते हैं, उनके बहुत करीब उनको तसव्वुर किया जाता है, बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं। वो ये केस लेकर आए और अब सोमवार के दिन इस केस की पैरवी हो रही है। एक अनोखा ये दिन होगा। अब शौरी टेस्ट क्या है? रावलपिंडी इस्लामाबाद में कहते हैं कि इस्लामाबाद बार का या जो रजिस्टर्ड वकला हैं वो तकरीबन 10,000 से ज़्यादा हैं, और कराची, लाहौर और रावलपिंडी की पता नहीं क्यों कम है, लेकिन वहाँ भी 4-5 हज़ार हैं। तो कम अज़ कम भी 10,000 वकला तो इस्लामाबाद रावलपिंडी के दो ये जो ट्विन सिटीज़ हैं इसमें पाए जाते हैं। आबादी इन दोनों शहरों की कम अज़ कम भी 70 लाख है, कम अज़ कम, ज़्यादा ही होगी, 70 लाख से कम नहीं है। अब सवाल ये है कि कहते हैं लोग हम तो शऊरी तौर पे बहुत तरक्की कर चुके हैं। शऊर की तरक्की सिर्फ इमरान खान ही के लिए आवाज़ उठाने की तो नहीं है, ये बाकी सब लोग भी पाकिस्तान के लिए खड़े हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के लिए मैंने देखना ये है, आप सब ने देखना है कि मंडे के दिन इस्लामाबाद रावलपिंडी के रहने वाले, और इस्लामाबाद रावलपिंडी से लेके मैं कहता हूँ अटक तक, या कम अज़ कम एक तरफ अटक और एक तरफ वाह कैंट तक और दूसरी तरफ गुज्जर खान तक, कितने लोग जो हैं वो पहुँचते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। मैं कहता हूँ कि अगर 1000-2000 लोग भी वहाँ पे पहुँच जाएँ, किसी ने कोई बलवा नहीं करना, कोई वायलेंस नहीं करनी, कोई नारेबाजी नहीं करनी, कोई हुल्टरबाजी नहीं करनी, सिर्फ साफ़ सुथरे कपड़े पहन के वकला को, इंसानी हकूक़ की तंजीमों के लोगों को, जर्नलिस्ट को, स्टूडेंट्स को, फैकल्टी लोगों को वहाँ पर पहुँचना चाहिए। जस्टिस सरफराज डोगर को, उनके साथ दूसरे जो बेंच पे जज साहब हैं, जो ISI के और MI के मॉनिटरिंग के लोग आए होंगे, जो सरकारी मीडिया के लोग आए होंगे, उनको ये बावर करवाने के लिए कि हम शऊरी तौर पे ज़िंदा हैं, हम मरे नहीं हैं। हमें अच्छी तरह से पता है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को किस चीज़ की सज़ा दी जा रही है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी लोगों के लिए, पाकिस्तान के लोगों के इंसाफ के लिए, उनके हकूक़ के लिए खड़े हुए। उन्होंने पाकिस्तान के रियासती इदारों के जबर को चैलेंज किया, बेंच से बैठ के, जो उनका काम था, जो उनकी ज़िम्मेदारी थी, और उस ज़िम्मेदारी को सही तरह से निभाने की जो उनको सज़ा दी जा रही है, उन्हें इस मड से घसीटा जा रहा है, इस कीचड़ में से। और यहाँ पर अब देखना ये है कि जो शऊरी तौर पर लोग कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं, सिर्फ पहुँचना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सिर्फ 3 घंटे वहाँ एक शक्ल दिखानी है। ये टेस्ट है इस ट्विन सिटीज़ का, जिसकी आबादी 7 से 8 मिलियन के करीब है। और मैं समझता हूँ कि मुझे बहुत उम्मीद है कि ईमान हाज़र मज़ारी जो हैं, जिनका केस था बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन्स के हवाले से, वो भी वकला की बहुत बड़ी तादाद लेके वहाँ पहुँचेंगी। मुझे उम्मीद है कि ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन जो हमेशा बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन्स की बात करती हैं, और इस्लामाबाद रावलपिंडी में अगर कोई बलोच लोग पाए जाते हैं, उनको भी वहाँ पे पहुँचना चाहिए। और शायद कि वो डिप्लोमेट्स, जैसे ईमान हाज़र मज़ारी का सुप्रीम कोर्ट में जो केस था, उसको देखने के लिए नॉर्वे के एम्बेसडर वहाँ पे पहुँचे हुए थे। तो वो तमाम डिप्लोमेट्स जो मिसिंग पर्सन्स के केसेस के लिए आवाज़ उठाते हैं, उनको भी मंडे के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचना चाहिए। वैसे भी जब नॉर्वे के एम्बेसडर को बुलाया पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस ने, ये एहतजाज करने के लिए कि आपको सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में ईमान हाज़र मज़ारी और उनके हस्बैंड हादी जो हैं, उनकी प्रोसीडिंग के लिए नहीं जाना चाहिए था, तो नॉर्वे की एम्बेसी ने उसका जवाब ये दिया है कि जनाब, हमारे एम्बेसडर इंटरनेशनल लॉ के तमाम तर कैनन्स और प्रोसीजर्स के तहत ही वहाँ पे गए थे, और डिप्लोमेट्स एक अदालत की ओपन पब्लिक जो प्रोसीडिंग होती है उसे देखने के लिए जा सकते हैं। तो ये भी एक अदालत की ओपन पब्लिक प्रोसीडिंग है, और मुझे बहुत उम्मीद है कि पाकिस्तान के इंसानी हकूक़ के लोग जो हैं, वो इन डिप्लोमेट्स को कहेंगे कि यहाँ पर जस्टिस के साथ खड़े होने के लिए ज़रूरी है कि आप लोग वहाँ पे पहुँचें। तो ये शऊर का टेस्ट है मंडे को। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। कोहाट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पावर शो कर रही है मंडे के दिन,
اور سہیل آفریدی صاحب ایز چیف منسٹر اس میں خطاب کریں گے۔ میں نے اپنا جو پچھلے سے پچھلا ویلاگ تھا اس میں نے سہیل آفریدی صاحب کی بہت تعریف کی، پہلے بھی کرتا رہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ اڈیالہ جیل میں وہ 10 دفعہ پہنچے ہیں، جو انہوں نے تقریر کی کہ میں 4.5 کروڑ کے صوبے کے لوگوں کا نمائندہ ہوں، مجھے عمران خان سے ملنے نہیں دیا جاتا اور یہ ایک زیادتی ہے اور میں باہر بھی نہیں جا سکتا، میرا پاسپورٹ بھی بند ہے۔ میں نے سب چیزوں کا ذکر کیا۔ جب میں نے ان کے کنڈکٹ کو میں نے سراہا کہ ان کو اپنی لمیٹیشنز کا بھی احساس ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگوں نے پاکستان سے، پشاور سے اور دنیا بھر سے مجھے انہوں نے کاؤنٹر ویو بھی دیا، انہوں نے کمپلینٹس کی، انہوں نے کہا کہ سہیل آفریدی سب تک یا ان کی ٹیم تک یہ بات پہنچنی چاہیے کہ 26 نومبر کے حوالے سے جو حکمت عملی اور اسٹریٹجی ان سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ خیبر پختونخوا کے شہروں میں، اس کے بڑے بڑے ٹاؤنز کے اندر، اس کے ڈسٹرکٹ کے اندر، تحصیل میں وہ ایک ریلیز کروائیں گے، ایک موبلائزیشن کریں گے، پریشر بلڈ اپ کریں گے، وہ ایسا نہ کر سکے۔ اور پھر 26 نومبر کے حوالے سے جو مسنگ پرسنز ہیں اس پہ بھی ان کو ایک کمیشن آف انکوائری جو ہے بنانا چاہیے تھا۔ اسی طرح سے ریڈیو پاکستان کے اوپر جو حملہ ہوا 9 مئی کا 2023 کا، اس کی بھی ان کو جو انہوں نے کہا بھی تھا، لیکن اس کا بھی ان کو ایک انکوائری کمیشن بٹھانا چاہیے۔ اب سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ جو لوگ فیملیئر ہیں، جن کو ان تک رسائی ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب نے پارٹی کو خیبر پختونخوا میں کہا تھا کہ ریلیز کی جائیں 26 نومبر سے پہلے، لیکن پارٹی نے کوئی ریلیز کا اہتمام ہی نہیں کیا، اور آخر میں چیف منسٹر کو پتہ چلا کہ ریلیز کا کوئی بندوبست نہیں ہوا، اور چیف منسٹر کو احساس ہوا کہ لوگ ان سے کوآپریٹ نہیں کر رہے۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے کمیشن بنانے کی کوشش کی ریڈیو پاکستان کے حوالے سے، لیکن کوئی سول سرونٹ، کوئی ریٹائرڈ بیوروکریٹ، کوئی ریٹائرڈ جج بھی اس کمیشن کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سب ڈرتے ہیں کہ ریڈیو پاکستان کی انکوائری کا اگر حصہ بن کے ایک بڑی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ہمارے ساتھ۔ اچھا، اسی چیز کے تسلسل میں یہ دیکھیں کہ ان کے سورسز یہ کہتے ہیں، سورسز کلوز ٹو چیف منسٹر یہ کہتے ہیں کہ 26 نومبر کے حوالے سے خیبر پختونخوا کا کوئی بھی مسنگ پرسنس نہیں۔ دوسری سائڈ سے لوگ کیا کہتے ہیں کہ مسنگ پرسنس کیوں نہیں ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسنگ پرسنس اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہی 2-3 جو اس وقت چیدہ امپورٹنٹ لیڈر تھے، 26 نومبر کے بعد ان کی یہ ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ جو لوگ گم ہو گئے ہیں، جو ظاہر ہے پریزیومڈ ہیں کہ ڈیڈ ہیں، واپس نہیں آ سکے، ایسا کوئی بھی کمپلیننٹ سامنے آتا ہے تو اس کے غریب گھر والوں کو 1-1 کروڑ روپے کا معاوضہ دیا جائے، انہیں کہا جائے کہ منہ بند رکھیں، اس کا کوئی لمبا چوڑا جنازہ نہ کریں، گھر میں بیٹھ کے اس کی دعا کر لیں، بیکاز باڈی تو ملی نہیں تو جنازہ کیسے کریں گے، اور اسی صورت میں ان کو پیسے جو ہیں وہ مل سکتے ہیں۔ ذہن میں یہ بھی رکھنا بہت ضروری ہے کہ ایسی تحریکوں کے اندر اور جلسوں میں جو لوگ مارے جاتے ہیں وہ کبھی بھی اپر مڈل کلاس کے لوگ نہیں ہوتے، وہ کوئی بہت امیر لوگ نہیں ہوتے۔ تحریکوں میں ہمیشہ اس کی آگے کی صف میں جو لوگ ہوتے ہیں، فرنٹ پہ جو ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ غریب لوگ ہوتے ہیں۔ اور اس کیس میں تو 26 نومبر میں یہ بات بڑی واضح تھی 2024 میں کہ پہلے سے تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو پتہ چل گیا تھا کہ کوئی چیز بہت بری ہونے والی ہے کلثوم ہاسپٹل کے آگے، تو یہ کوئی بھی طاقتور شخص یا امپورٹنٹ شخص جو ہے وہ تو سب وہاں سے کھسک چکے تھے، آگے تو کوئی تھا ہی نہیں۔ تو یہ بات کہ مسنگ پرسنس کوئی ہیں ہی نہیں کے پی کے، یہ بات بھی باقی تحریک انصاف کے لوگ نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے ریڈیو پاکستان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی بیوروکریٹ اور کوئی بھی جج اس کا حصہ نہیں بننا چاہتا، اسی طرح سے اس کی بھی کوئی انکوائری نہیں ہو سکی، اور مسنگ پرسنس ڈیفینیٹلی بہت بڑی تعداد میں ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اب سہیل آفریدی صاحب کو کیا کرنا چاہیے؟ میرا ناقص انالیسس یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کو ایک تو یہ کہ سہیل آفریدی صاحب کو ان کی بات نہیں سننی چاہیے جو کہتے ہیں کہ دوبارہ سے خیبر پختونخوا سے لے کے اسلام آباد کی طرف کوئی مارچ کرنی چاہیے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ انہیں خیبر پختونخوا کے اندر ایک جنرل موبلائزیشن کرنی چاہیے، ہر ہفتے لوگوں کو انہیں نکالنا چاہیے، اور ایک لوگوں کے اندر یہ احساس پیدا کرنا چاہیے کہ ہمیں سیلف ریسپیکٹ چاہیے، ہمیں عزت نفس چاہیے، ہمارے حقوق ہمیں چاہیے، ہمیں خیبر پختونخوا میں امن چاہیے، عمران خان کی رہائی چاہیے۔ اس آواز کے اندر انہیں ایک پبلک فیلنگ جو ہے وہ ایڈ کرنی چاہیے، تاکہ پاکستان کی سو کالڈ پاورفل اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ان کی جو لیوریج پوزیشن ہے عمران خان کے ساتھ کے لیے اور اپنے حقوق کے لیے نیگوشیٹ کرنے کے لیے، اس کی سپیس میں اضافہ ہو، ان کی لیوریج میں اضافہ ہو، اور اگر وہ یہ چیز کر سکیں تو یہی ان کی انٹیلیجنس کا بہت بڑا ایک امتحان ہوگا۔ لیٹ سی وہ کیا کرتے ہیں، اور یہ منڈے میں کیا ہوتا ہے کوہاٹ کے اندر، کیا میسج وہاں سے نکلتا ہے۔ اب پاکستان کے ڈیفنس منسٹر فارم 47 کے خواجہ آصف صاحب نے نوروبال میں سیالکوٹ کے قریب ایک تقریر کرتے ہوئے وہی کہہ دیا جس کا ہم سب کو پہلے سے اندازہ تھا۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید جو ہیں وہ اکیلے نہیں تھے۔ جنرل فیض حمید نے یونیفارم پہن کے، اور عمران خان نے کوہاٹی چپل پہن کے اور واسکٹ پہن کے انہوں نے
साजिश की पाकिस्तान की अफवाज के ख़िलाफ़, सलामती कौमी सलामती के इदारों के ख़िलाफ़ और नुकसान पहुँचाया, हमले किए, इनको माफ़ी जो है दोनों को नहीं मिल सकती। उस फ़ौज के ख़िलाफ़ जिसने हिंदुस्तान को बनियानुल मखसूस में और मई की जंग में बहुत शिकस्त फ़ाश दी है, उस जंग के ख़िलाफ़ इमरान खान ने साजिश की है और ये सब लोग मिले हुए थे। जो कुछ हुआ लाहौर में, पेशावर में, रावलपिंडी में, मियांवाली में, ये सब कुछ इमरान खान की साजिश थी। पीछे से एडवाइज़री जो थी वो जनरल फैज़ की थी, लेकिन फ्रंट पे इमरान खान की मैन पावर थी और ये सब साजिश थी और ये लीगल प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू करेगा। यानी जो इमरान खान को रोपन करना है जनरल फैज़ के साथ, वो प्रोसेस जो है वो फुल ब्लास्ट से आगे चल रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट वो भी है, जहाँ गुज़िश्ता 24 घंटे में जो चीफ एडिटर या एडिटर इन्वेस्टिगेशन है दी न्यूज़ के, अंसार अब्बासी साहब, उन्होंने एक स्टोरी निकाली है इन्फॉर्म्ड सोर्सेस के बिहाफ पे और उन्होंने कहा कि जो सब लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि जनरल बाजवा को भी धर लिया जाएगा, तो ना जनरल बाजवा के खिलाफ कोई प्रोब हो रही है, ना जनरल बाजवा जो है उनके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग हो रही है। वो तो इट मेक्स सेंस, क्योंकि जनरल बाजवा ने ही तो नवाज शरीफ साहब को ताकत दिलाई है, उसी प्रोसेस से तो जनरल आसिम मुनीर जो है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ बने हैं। लेकिन एनालिटिकली स्पीकिंग अगर आप इसको देखें तो ये बड़ी अजीब बात है, बिकॉज एक साइड से ख्वाजा आसिफ और बहुत से लोग ये कहते हैं, सारे के सारे, आपको आपको सबको आपको पता है गुज़िश्ता 48 घंटों में ये सारा का सारा जो एक पाकिस्तान का मीडिया है उसे इंस्टिगेट किया गया है या उसको चालू किया गया है। वो सारे मसलसल ये कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत गिराई। ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत गिराई, नवाज़ शरीफ साहब को जेल में डाला, ये सब कुछ जो है वो जनरल फैज़ ने किया। तो जनरल फैज़ तो एक टूल थे आर्मी चीफ के लिए। कोई ऐसा है नादान बेवकूफ़ जिसका ये ख्याल है कि एस डी जी आई एस आई, पहले डी जी सी और फिर डी जी आई एस आई की हैसियत से जनरल फैज़ ने जो कुछ भी किया वो तन तनहा अकेले कर रहे थे और वो जनरल बाजवा के बिहाफ पे नहीं कर रहे थे। और फिर जनरल बाजवा के खानदान और उनके ससुर की जो बेतहाशा कहानियाँ थीं, बिज़नेस की, इर्रेगुलरिटीज़ की, करप्शन की, उसका क्या हुआ? जब हम इस सारी चीज़ को देखते हैं, अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी को, तो वंस अगेन जो रीमा उमर ने चंद सेकंड्स में या 2 मिनटों में उन्होंने जो एक एनालिटिकल फ्रेमवर्क रखा था कि जो सज़ाएँ दी जाती हैं फ़ौजी अफ़सरों को, इसमें कोई अकाउंटेबिलिटी या डिटरेंस का नहीं पता चलता। यहाँ से सिर्फ़ ये पता चलता है कि उसी फ़ौजी, वो तमाम फ़ौजी अफ़सर जो अपने सिस्टम की खातिर जुराइम करते हैं, सिस्टम को सर्व करते हुए क्राइम करते हैं, उनके लिए कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई पनिशमेंट नहीं है। सिर्फ़ उसके लिए है जो उससे हट के अपनी कुछ और चीज़ जो है वो करता था। यहाँ से जो मैसेज निकला है, वो मैसेज ये निकला है कि सिस्टम का मतलब है आर्मी चीफ, सिस्टम इज़ आर्मी, आर्मी इज़ आर्मी चीफ। और जनरल फैज़ हमीद को सज़ा देने से आर्मी चीफ ने इस सिस्टम पे अपनी जो गिरफ्त है उसे मजबूत किया है और अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी से इस बात को मज़ीद तक़वियत जो है वो मिलती है। अब शहबाज शरीफ साहब ने, ज़ाहिर है क्योंकि बहुत उनकी बेइज़्ज़ती हो गई थी आरटी की स्टोरी से जो हिंदुस्तान से इशू हुई थी, जिसमें वो वीडियो थी जिसमें शहबाज शरीफ साहब 40 मिनट बाहर बैठे हुए उस कमरे में जहाँ पे पाकिस्तान और रूस के झंडे शंडे थे, वो सदर पुतिन का इंतज़ार करते थे, जबकि सदर पुतिन जो हैं वो एक दूसरे कमरे में मीटिंग करते थे रजब तैयब एर्दोगान तुर्की के सदर के साथ, साथ उनके तुर्कमेनिस्तान के सदर थे, चूँकि अशकाबाद में हो रहा था, वो होस्ट थे। तो उसको उन्होंने डिलीट करवा दिया है और आरटी ने उसके हवाले से एक स्टेटमेंट भी इशू की है कि जो पहले हमारा ट्वीट था, ये जो वीडियो थी, वो मिसरिप्रेजेंटेशन करती थी। मिसरिप्रेजेंटेशन क्या करती थी, उससे ये तो पता ही चल रहा था कि शहबाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ है, कि कैसे इन्होंने करवाया। मेरा नाक़िस एनालिसिस ये है कि ये खालिस्तान पाकिस्तान के अंदर जो रशियन एम्बेसी है, चूँकि आरटी एक स्टेट ब्रॉडकास्टर है, स्टेट इन्वेस्टमेंट है, इसलिए रशियन एम्बेसी को पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस से और पाकिस्तान की हुकूमत ने दबाव डाल के आरटी से ये रिट्रैक्शन करवाई है। लेकिन एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जो है वो समझें, उसका पहला पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट भी मैं सामने रखता हूँ। शहबाज शरीफ साहब के साथ ये क्यों हो रहा है एज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? उनके साथ इसलिए हो रहा है कि वो जो दूसरा कमरा जिसमें रजब तैयब एर्दोगान, पुतिन और तुर्कमेनिस्तान के सदर महव गुफ्तगू थे, वहाँ 3 प्रिंसिपल डिसीजन मेकर्स रीजनल इश्यूज़ पे और दुनिया के मामलात पे और अपने इंटरेस्ट के हवाले से बात कर रहे थे। वो तीनों डिसीजन मेकर हैं। पुतिन अपने सिस्टम के डिसीजन मेकर हैं, रजब तैयब एर्दोगान तुर्की के एक प्रिंसिपल डिसीजन मेकर हैं, तुर्कमेनिस्तान के सदर वहाँ के डिसीजन मेकर हैं। शहबाज शरीफ का उन तीनों को अंदाज़ा है कि शहबाज शरीफ साहब अपने सिस्टम के पावर रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। पाकिस्तान के सिस्टम की ताकत का जो रिप्रेजेंटेटिव और डिसीजन मेकर हैं, वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हैं। अगर आसिम मुनीर होते किसी मिलिट्री कॉन्फ्रेंस में रीजनल इस किस्म की, तो कोई उनके साथ ऐसा ना करता। ये इसका बेसिकली मॉरल आउटकम है और शहबाज शरीफ साहब की बेसिकली वैल्यू कोई नहीं है पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर और दुनिया को इसका पता है। अब वो और जो भी शहबाज शरीफ साहब करते हैं, वो जनरल आसिम मुनीर साहब की जो एक हिकमत अमली होती है, उसी को वो एक अमली जामा पहनाने की कोशिश करते हैं, वो उनके बिहाफ के ऊपर बोलते हैं।
अब शहबाज शरीफ साहब ने गुज़िश्ता 24 घंटे में एक तकरीर की है, जिसमें उन्होंने एक नई पॉलिसी जो है, जिसे नेशनल इंडस्ट्रियल रिन्यूअल कमीशन कहा जा रहा है, उसका उन्होंने कहा कि आगाज़ किया जाएगा, उसको फ़ॉर्म किया जाएगा और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी धड़ाधड़। और उसमें उन्होंने ये कहा है कि उनसे पिछली जो हुकूमत थी, उसकी पॉलिसीज़ के नतीजे में मईशत तबाह हो गई थी, लेकिन अब उनकी हुकूमत की काविशों के नतीजे में इकॉनमी जो है वो रिकवर कर गई है, इन्फ्लेशन बहुत कम है, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आ रही है। पहले तो इसमें ये नोट करें कि उनकी हुकूमत स्टार्टिंग फ्रॉम 10 अप्रैल 2022 को अब 44 महीने हो चुके हैं, 44 मंथ्स। ये ऑलमोस्ट अब तकरीबन उतना ही टाइम पीरियड है जितना इमरान खान की हुकूमत रही थी। और इमरान खान की हुकूमत से पहले भी उनके भाई नवाज़ शरीफ की हुकूमत थी, उनकी अपनी हुकूमत, पंजाब में वो चीफ मिनिस्टर थे, फेडरल गवर्नमेंट में नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत थी, और उससे पहले भी नवाज़ शरीफ साहब कई दफ़ा रहे, उससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत। अभी तक हालात देखें पाकिस्तान के, मज़ाक केस, अभी तक शहबाज शरीफ और पीएमएल वाले ये कहते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी को इमरान खान, जिसकी इंटररेगनम टोटल 48 मंथ्स की महल गवर्नमेंट थी, उसने पाकिस्तान की इकॉनमी को डिस्ट्रॉय कर दिया। बट मूविंग फॉरवर्ड, क्या वो कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ आ रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? वो कह रहे हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है एग्रीकल्चर के अंदर, इन्वेस्टमेंट आ रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, आ रही है माइंस में, और आ रही है मिनरल्स में। उसकी क्या एविडेंस है वो हमने कोई ख़ास देखी नहीं अभी तक। लेकिन दूसरी चीज़ इसके साइड पे हमें पता चली, वो दूसरी चीज़ क्या पता चलती है? वो दूसरी चीज़ की पता चलती है कि एक नेशनल इंडस्ट्रियल रिन्यूअल कमीशन, वैसे तो एक नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन भी 1972 से एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये वो चीज़ नहीं। ये एक नया कमीशन बनाया जा रहा है जो इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करे। एक नया लीगल फ्रेमवर्क लाया जा रहा है जिसके हवाले से अमेंडमेंट्स कर दी गई हैं, या प्रोपोज अमेंडमेंट से सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को आगाह कर दिया गया है। वो क्या है? वो ये है कि वो जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स होंगे, उनको फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एफआईए, फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू एफबीआर और नैब उनको हरासा नहीं कर सके। ये बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की बात है। देखने में ये एक बिल्कुल डल स्पीच है, कोई भी व्लॉगर सोशल मीडिया पे आपको इसको डिस्कस करता नहीं मिलेगा, लेकिन इसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की डेवलपमेंट है। वो डेवलपमेंट ये है, कितने मुल्क ऐसे हैं दुनिया में जहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर को ये कहा जाता है कि इस कंट्री के जो इन्वेस्टिगेटिव लॉज हैं अगेंस्ट करप्शन और अगेंस्ट टैक्स, उससे बिल्कुल आपको छुटकारा दे दिया जाएगा, और उसके बारे में आपसे कोई सवाल जो है वो नहीं पूछा जाएगा। और बल्कि कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की परमिशन के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, यानी कोई भी इन्वेस्टर है उसको प्रोटेक्शन दे दी गई। उसमें ये भी है कि ये इन्वेस्टर फॉरेन होंगे, और ये इन्वेस्टर वो भी होंगे जिनके पास नाइकॉप का कार्ड है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको गौर करें। आपने ये भी सुना है कि गुज़िश्ता 12, 14, 18, 24 महीनों में जितनी बड़ी रिस्पेक्टेड, रिप्यूटेड मल्टीनेशनल कंपनीज़ थीं, वो पाकिस्तान से आहिस्ता-आहिस्ता निकल गईं। और जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, वो 2 नंबर किस्म की कंपनीज़ के नाम हैं, जो या तो मशरिक़ वस्ता के शेखों की कंपनियाँ हैं, या तुर्की के लोगों की कंपनी है। और उसके बारे में बहुत सा शक है कि जो कंपनीज़ इन्वेस्टर के तौर पे पाकिस्तान में आ रही हैं, पाकिस्तान का यही जो रजीम है, इसके ताकतवर लोग जो हैं, वो उनके बिज़नेस पार्टनर्स हैं, वही उसके पीछे हैं। इसलिए इसमें ये भी डाल दिया गया है कि जिसके पास नाइकॉब कार्ड होगा, अभी भी फॉरेन इन्वेस्टर होगा। तो 2 पैरेलल सिस्टम जो हैं इन्वेस्टमेंट के, ट्रीटमेंट के, कायम कर दिए गए हैं। जो ताकतवर लोग इस सिलसिले में होंगे, जिनको पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा, उन्हें एफआईए, नैब और उनको फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू तंग नहीं कर सकेंगे। जो यतीम किस्म के बाकी बिजनेसमैन हैं, उनके पीछे अब एफआईए वगैरह को छोड़ देंगे। इसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसमैन जो हैं, उन्हें इस रजीम का, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, उसकी प्रोटेक्शन हासिल करनी होगी। ये इसकी असल कहानी है। एट द सेम टाइम एक और भी इंटरेस्टिंग चीज़ नोट कीजिए, और वो चूँकि प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है। वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने गुज़िश्ता चंद दिनों के अंदर गवर्नमेंट पाकिस्तान के साथ 2 उन्होंने मज़ीद फंडिंग के एग्रीमेंट साइन किए हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक का $440 मिलियन का, वर्ल्ड बैंक का $400 मिलियन। ये किस चीज़ के हैं? ये एक तो हैं कि जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं, एसओईज़, उनकी जो रिफ़ॉर्म या रीस्ट्रक्चरिंग है, ये उसके लिए पैसे हैं। दूसरा कुछ वाटर के लिए है, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए पैसे हैं। इसके बारे में पाकिस्तान के अपने एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन ऑर्गेनाइजेशंस के जो लोन्स हैं, वो एक अनप्रेसिडेंटेड लेवल के ऊपर चले गए हैं, और ये जितनी भी इन्वेस्टमेंट आती है, इसमें बहुत बड़ा पैसा वही कंसल्टेंट ले जाते हैं जो इन ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं। बहुत से ऐसे कंसल्टेंट्स जिनको इनसे ठेके मिलते हैं, बहुत पैसे मिलते हैं, वो पाकिस्तान के अखबारों के अंदर कॉलम भी लिखते हैं, और वो इस किस्म के लोन्स और इस किस्म के क्रेडिट है उसको जस्टिफाई करते हैं। लेकिन ये कर्ज़े किसके नाम पे लिए जा रहे हैं? ये पाकिस्तान के करीब 25 करोड़ आवाम के नाम पे ये कर्ज़े जो हैं दिए जा रहे हैं, और ये कर्ज़े
بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور جو اسٹیٹسٹیکل انالیسس ہے دنیا بھر کا، وہ یہ بھی شو کرتا ہے کہ اس قسم کی جو بھی پیسے دیتی ہیں یہ آرگنائزیشنز، ان سے کبھی بھی کسی اکانومی کا کوئی بہت بہتری نہیں ہوئی۔ ہاں، یہ جو آرگنائزیشن جو بیوروکریسیز ہیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک، یہ اپنی پرفارمنس اپنے رجسٹرز میں شو کرتی چلی جاتی ہیں کہ ہم نے اس چیز کے لیے پیسے دیے، اس چیز کے لیے پیسے دیے، اور کچھ عرصے کے بعد جب پاکستان جیسے ملکوں سے کوئی رزلٹس نہیں ملتے تو ایک آدھ رپورٹ بھی نکال دی جاتی ہے کہ چونکہ گورننس ٹھیک نہیں تھی، ٹرانسپیرنسی ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہاں سے کوئی رزلٹ نہیں ملے، تو گورننس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، اور گورننس ہی کو امپروو کرنے کے لیے یہاں پہ مسلسل پیسے جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں۔ اس کا نیٹ افیکٹ کیا ہے؟ اگر بہت سے لوگ تو کسی انقلاب کی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اگر انقلاب نہیں آتا تو اس کا نیٹ افیکٹ یہ ہے کہ پاکستان میں جس قسم کا رجیم بٹھا دیا گیا ہے، اس ملک کی آبادی ابھی 250 ملین ہے، 230 میں کہا جا رہا ہے کہ اس کی آبادی 265 یا 270 ملین یا 272 ملین ہوگی، اور 2035 میں اس کی آبادی جو ہے وہ 300 ملین سے زیادہ ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا ڈھانچہ پاکستان میں قائم ہو گیا ہے طاقت کے زور سے، ایک سائڈ سے ہندوستان کا خوف، دوسری طرف سے دہشت گردوں کا خوف، کسی اور چیز کا خوف، جس کا نیٹ افیکٹ یہ ہے کہ پاکستان کی انکریزنگلی جو آبادی ہے وہ غریب ہوگی، اور چند ہزار امیر ایلیٹ لوگ جو ہیں ان کے لیے یہ آبادی کام کرتی رہے گی۔ یہ ہے فیوچر جو شہباز شریف صاحب کی تقریر کا منظرنامہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو۔